हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक नया मशीन के बारे में देखेंगे। हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है ब्रोचिंग मशीन। अभी तक हमने मशीनिंग करने के लिए जो मशीन देखे उसमें लेथ, ड्रिलिंग, बोरिंग मशीन हमने देख ली है। सो ये हमारा नया चैप्टर है ब्रोचिंग। ब्रोचिंग क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको उसका प्रोसेस किस तरह से होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, या उसका एक फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये ब्रोचिंग का किस तरह से ऑपरेशन होता है, वो एक फिगर है। सबसे पहले हम देखेंगे तो एक वर्कपीस है, जो आपका जो दो सर्कुलर ब्लॉक दिखाया है उसमें राइट हैंड साइड वाला सबसे टॉप में मैंने लिखा है वर्कपीस है। उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आपको दिख रहा है वो एक ब्रोच टूल है, जो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखाया हुआ है ब्रोच टूल है। अभी उसमें ऑपरेशन किस तरह से होता है, जैसे ये जो ब्रोचिंग ऑपरेशन है वो हम जो ऑलरेडी एक ड्रिल हमने कर दिया है वो ड्रिल को हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, उसके लिए है। ब्रोचिंग ऑपरेशन दो तरह से होते हैं, इनसाइड भी हो सकता है और आपका वर्कपीस के बाहर भी हो सकता है। तो लेकिन ये जो मैंने फिगर दिखाया है वो आपको इनसाइड ब्रोचिंग ऑपरेशन मतलब वर्कपीस के अंदर किस तरह से होता है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप ब्रोच टूल देख सकते हैं, तो जो उसके जो टीथ है वो ग्रेजुअली आप वो टीथ का डायमीटर बड़ा होता जाता है, मतलब ब्रोच टूल साइज में बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आप ब्रोच टूल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पुश करेंगे या पुल करेंगे, वैसे वैसे ये आपका जो ड्रिल किया हुआ होल है वो बड़ा होता जाएगा। ये है सिंपल ब्रोचिंग ऑपरेशन। ये मैंने एक दूसरा फिगर दिखाया है, उसमें क्या दिखाया है, तो एक तो आपको सबसे टॉप में जो फिगर है ब्लू कलर वाला वो क्या है, एक हमने होल किया है, लेकिन जो उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में स्पलाइंस दिखाया है वो हमने फॉर्म सरफेस मतलब उससे वो किया हुआ है। और वो काम करने के लिए, ये ऑपरेशन करने के लिए जो इस तरह से ब्रोच टूल का डिज़ाइन किया है वो नीचे आपका जो आपका वर्कपीस है उसके नीचे दिखाया है कि जितना भी आपको मटेरियल रिमूव करना है या जो भी एरिया से आपको मटेरियल रिमूव करना है वहाँ पे आपको ब्रोच टूल का टीथ रखना पड़ेगा। फीड इज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग द टीथ प्रोग्रेसिवली डीपर। मतलब यहाँ पे जैसे दूसरे मशीन में क्या था कि जैसे लेथ मशीन में आपको टूल जितना भी ज़्यादा फीड करेंगे उतना ज़्यादा कट मिलता है, सेम वे आप जितना लंबा टीथ रखेंगे इतना ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा। शेप ऑफ ब्रोच डिटरमाइन शेप ऑफ मशीन पार्ट। एप्लीकेशन इन प्रोड्यूसिंग इंटरनल फॉर्म्स। तो ये था ब्रोचिंग। और सबसे नीचे जो फिगर दिखाया है वो आपका वर्कपीस और ब्रोच टूल का क्रॉस सेक्शन किया हुआ, एनलार्ज किया हुआ एक फोटोग्राफ्स है कि जैसे आप उसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो उसका टीथ जो है वो ऊपर है और राइट हैंड साइड में जाएंगे टूल के तो जो टीथ है वो नीचे है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे वो आप उसको पुश करते जाएंगे या पुल करते जाएंगे, अगर आप उसको धक्का देते हैं तो पुश बोलेंगे, या आप उसको खींचते हैं तो पुश पुल बोलेंगे। तो जैसे जैसे आप उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में टूल को मूव करेंगे वैसे वैसे मटेरियल ज़्यादा आपका रिमूवल होता जाएगा। ये उसका किस तरह से प्रोसेस होता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अभी हम डिटेल में उसके लिए देखेंगे। सो ब्रोचिंग ऑपरेशन क्या होता है? ब्रोचिंग सोन सिमेट्रिकली इन फिगर, जो आगे का जो दो फिगर भी मैंने दिखाया, इज ए मशीनिंग प्रोसेस
in which a multi-tooth cutting tool called a broach is pushed or pulled through a hole or surface to remove metal by axial force। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, एक तो एक आपको उसको पुश और पुल करना पड़ता है, या वर्कपीस आपका स्टेशनरी रहता है ये प्रोसेस में, और आप टूल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पुश या पुल करते हैं, बराबर। एंड जो कटिंग टूल जो होता है उसके टीथ है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होते जाते हैं, उसके साइज इंक्रीज होते हैं। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ब्रोचिंग जो ये फिगर में दिखाया है वो मशीनिंग प्रोसेस है, उसमें मल्टी टूथ कटिंग टूल होते हैं, मतलब एक टीथ नहीं होता है। जैसे आपका लेथ मशीन में जो टूल होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। यहाँ पे जो टूथ होते हैं उसके टीथ होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, उसको ब्रोच बोलते हैं। और उसको पुश और पुल करते हैं, किस में करते हैं कि जो होल आपको एनलार्ज करना है उसमें से पसार करके आप उसको करते हैं। या ये आपका बात हुआ इंटरनल जो आपका मशीनिंग करना है उसके लिए हुआ। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल करना है तो उसमें कोई आपको ड्रिल करने की ज़रूरत होती नहीं है। द जॉब विथ ए प्री ड्रिल, मतलब इंटरनल करना है तो प्री ड्रिल होना चाहिए, मतलब आपको उसमें पहले से ही एक होल करना पड़ेगा। फोर्ज और कोड होल इज सपोर्टेड ऑन द मशीन बेड और फेस प्लेट एंड द ब्रोच इज पुल्ड और पुश थ्रू इट। आपको वर्कपीस को कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, मशीन का जो टेबल है या उसका जो फिक्सर है वहाँ पे आप वर्कपीस को होल्ड करेंगे और उसमें से आप ब्रोच टूल पुश और पुल करके आप उसको होल को एनलार्ज कर सकते हो। द लास्ट सेट ऑफ टीथ ऑन द ब्रोच conforms to the exact size and shape of the finished surface desired। मतलब आपको जो भी साइज का या जो भी शेप का आपको वर्कपीस चाहिए, तो जैसे ही लास्ट टीथ उसमें से पसार होगा तब आपको ये आपका रिक्वायर्ड शेप या साइज आपको मिलेगा। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि सबसे लास्ट वाला जो टीथ है वो सबसे बड़ा होता है, वो साइज आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो साइज की होती है। दैट मीन्स कि ये ब्रोचिंग ऑपरेशन है ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक में खत्म हो जाता है। बोथ द रफिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड इन वन पास। जैसे मैंने बताया कि आप जो भी ऑपरेशन करते हैं या जो भी मशीनिंग करते हैं वो सिर्फ सिंगल पास या एक ही पास में कंप्लीट हो जाता है। The machine provides the speed for broaching while the feed is directly built into the tool. Next one. The process is fast, simple and produces close tolerance accuracy as well as good surface finish। ये ब्रोचिंग का आपको एडवांटेज क्या है? ये एक प्रोसेस फास्ट है, सिंपल है एंड जो भी आपको टॉलरेंस चाहिए तो क्लोज टॉलरेंस में एक्यूरेटली आपकी सरफेस फिनिश आपको ये ब्रोचिंग ऑपरेशन से मिल सकती है। ऑल मशीनेबल मटेरियल्स मेटालिक और नॉन मेटालिक कैन बी ब्रोच, मतलब मेटालिक और नॉन मेटालिक मटेरियल में आप ये मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज ब्रोचिंग कंपेयर्स वेल विथ मिलिंग एंड बोरिंग। आप उसको कॉस्ट वाइज देखें तो कॉस्ट आपका जो बोरिंग मशीन या मिलिंग मशीन है उससे कम होता है, या इस तरह से आप ब्रोचिंग मशीन का यूज मिलिंग और बोरिंग मशीन के ऊपर जो करते हैं उसके बदले ब्रोचिंग से भी कर सकते हैं। ब्रोचिंग इज सिमिलर टू शेपिंग बट ए शेपर रिक्वायर्स ए नंबर ऑफ स्ट्रोक टू फिनिश ए सरफेस whereas the broach can complete the same operation in one pass। ब्रोचिंग ये आपका जो शेपिंग जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो शेपर मशीन पे होगा, उसमें हम देखेंगे कि ब्रोचिंग वो शेपर मशीन में जिस तरह से मशीनिंग होता है सेम ऑपरेशन इसी तरह से होता है। लेकिन शेपर मशीन में क्या होता है,
आपका जो रिक्वायर्ड जो शेप और साइज है वो एक स्ट्रोक में नहीं मिलता है, जबकि ब्रोचिंग में आपको जो रिक्वायरमेंट साइज है आपकी या शेप है वो सिंगल स्ट्रोक में आपको मिल जाता है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस कैन बी ब्रोच। जैसे मैंने पहले बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल मशीनिंग आप उसमें कर सकते हैं। ऑल्दो ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर machining keyways, broaching is now used extensively in production shops to finish holes, splines and flat surface in a large variety of components. सबसे पहले ब्रोचिंग का यूज कैसे शुरू हुआ? तो जब आपको कीवे करने का होता था उसमें आप यूज करते थे, लेकिन अभी प्रोडक्शन शॉप्स में ये ज़्यादातर कीवे बनाने के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन आपको कोई होल में फिनिशिंग करना है, स्प्लाइंस बनाना है और आपको सरफेस फ्लैट करना है, तो उसमें आप ये उपयोग कर सकते हैं। ब्रोचिंग इज कंसिडर्ड यूनिक बिकॉज दिस इज द ओनली बेसिक मशीनिंग प्रोसेस इन विच फीड इज बिल्ट इनटू द टूल। आपको ये एक अलग ही आपका जो ये प्रोसेस है वो अलग यूनिक प्रोसेस किस लिए है? जबकि आप जैसे लेथ मशीन पे या ड्रिल मशीन पे या दूसरे कोई भी मशीन में आप काम करते हैं, तो जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपका फीड या डेप्थ ऑफ कट कैसे होता है कि जैसे आपका सबसे एंट्री पॉइंट वाला जो टीथ का विड्थ होता है वो छोटा होता है, या जो आपने ऑलरेडी ड्रिल कर दिया है वो साइज का होता है, और जब लास्ट पोर्शन आपका ब्रोच टूल का वहाँ से बाहर निकलता है तो वो साइज आपकी जो नई आपको जो रिक्वायरमेंट है वो साइज का आपको होल मिलता है। तो आप उसमें आपके हिसाब से आप टीथ का विड्थ आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपको जो फिनिशिंग वाला जो ड्रिल का जो सरफेस चाहिए या डायमीटर चाहिए वही साइज का आपको टूल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। Broaching is a method of removing metal by tool that has successively higher cutting edge in a fixed path. Each tool removes a predetermined amount of material. The job is completed in one stroke of the machine. जैसे मैंने बताया कि एक ही स्ट्रोक में आपका काम पूरा हो जाता है। The last tooth of the cutting tool confirming the desired shape of the finished surface. जो लास्ट टूथ जो होता है टूल में वो जो शेप और साइज है वही शेप और साइज का आपको वर्कपीस में फिनिश मिलता है। जनरली ब्रोच इज मूव पास्ट द वर्क बट इक्वली effective results are obtained if the tool is stationary and the work is moved. The process of broaching is used equally well on straight or irregular surface either externally or internally, and it can, जैसे मैंने बताया कि ब्रोचिंग मशीन आपको इंटरनल या एक्सटर्नल मशीन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, एंड इट कैन परफॉर्म many of the operations that are done more laboriously on milling, drilling, boring, shaping, planing and keyway cutting machine. ये प्रोसेस इतना इजी और ये मशीन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ये मशीन ऑपरेट करने के लिए इतना इजी होता है कि आपको मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, शेपिंग मशीन पे जो आप काम करते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होते हैं, जबकि ब्रोचिंग बहुत इजी ऑपरेट करने के लिए होता है। तो जनरली ये सरफेस फिनिश करने के लिए या ड्रिल होल बड़ा करने के लिए या कीवे बनाने के लिए या स्प्लाइंस बनाने के लिए ये जनरली मशीन शॉप्स में यूज होते हैं। प्रीवियसली ब्रोचिंग इज यूज्ड टू प्रोडक्शन मेथड फॉर मशीनिंग वेराइटी ऑफ इंटरनल सरफेस। पहले जो था वो क्या था कि आपको सिर्फ इंटरनल सरफेस बनाने के लिए ये ब्रोचिंग मशीन यूज होता था, बट ड्यू टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन मशीनिंग दिस मेथड हैज गेन पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी सरफेस ऑफ एनी शेप इन द क्विकेस्ट वे, बट with certain limitations. The majority of components that can be broached are
pliers, wrenches, clutch, pressure plates, jet engine plates, gear splines, gear sectors, rocker arms, spider splines hole, and keyways. In broaching operation, the shape of the workpiece surface, the feed and depth of cut and the cutting speeds are dictated by the tool and not the machine. जैसे ये जितने भी मशीन के पैरामीटर है वो टूल फिक्स करता है, लेकिन मशीन या ऑपरेटर फिक्स नहीं करता है. However, length of stroke, power or other machine limitation needs to be considered. It is not possible to vary the tool pressure since the rise per tooth in a broach is fixed. Therefore, the workpiece must be strong and be properly supported on the fixer to take up the cutting pressure. जैसे आप पुल या पुश करते हैं तो हो सकते हैं कि अगर आपने वर्कपीस रिजिडली टेबल पे फिक्स नहीं किया है तो वो मशीन में से निकल जाएगा. तो यहाँ पे कटिंग फोर्सेस जितने होते हैं वो फोर्स जो प्रेशर होता है वो प्रेशर तो विस्टर्न कर सके, वो इस हिसाब से आपको वर्कपीस को टेबल के ऊपर फिक्स करना पड़ेगा. दो theoretically a broach tool can be designed to complete an operation in one pass, but considering the power or stroke limitation it may be desired to break it into 2 or more passes. Now we will see the advantages of broaching operation या advantages of broaching machine. Number 1, both roughing and finishing operations are completed in one pass of the tool, giving a high rate of production. मतलब यहाँ पे आपको रफ या फिनिश जो भी ऑपरेशंस करना है वो सिंगल पास में होता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है. Any form that can be reproduced on a broaching tool can be machined by broaching process. Third one, the rate of production is high because the actual cutting time is a matter of few seconds only. Rapid loading and unloading of fixers keeps the total production time to the minimum. मतलब आपका सिंगल स्ट्रोक में ये काम हो जाता है तो आपका टाइम जो प्रोडक्शन एक्चुअल जो प्रोडक्शन टाइम है वो बहुत कम है. तो आपको उसको वर्कपीस को जैसे एक वर्कपीस आपने मशीन पे लगाया है उसका आपका प्रोडक्शन आपने कर दिया, तो दूसरा में लगाने में आपको फिक्सर इस तरह से डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि आप झड़प से एकदम क्विकली आप वर्कपीस फिर से दूसरा जो वाला है वो क्लैंप कर सके और आपका प्रोडक्शन टाइम आप और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं. इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस कैन बी मशीन within close tolerance needed for interchangeable mass production. The accuracy of surface finish is of the order of 0.1 micron. Micron मतलब 1 divided by 1000. The operation of broaching is simple and there exists a possibility of automating the process. ये प्रोडक्शन का जो मशीनिंग जो आपका प्रोसेस है ब्रोचिंग का वो बहुत सिंपल है, तो उसी के कारण आप उसमें ऑटोमेशन आपको करना है तो बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं. ब्रोचेस हैव एक्सेप्शनली लॉन्ग लाइफ सिंस ईच टूथ ऑफ द ब्रोच पासिस थ्रू और ओवर द वर्क ओनली वंस पर पास. आपका टूल का लाइफ उसमें आपका ज़्यादा होता है क्योंकि जो टूल होता है उसमें जो टूथ है वो वर्कपीस में सिर्फ एक ही बार पास होता है. A broad range of materials are successfully broached with proper broach design and setup conditions. Now we will see the limitation of broaching. जैसे एडवांटेजेस में हमने देखा तो उसी के साथ में उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है. लिमिटेशंस कौन से हैं? नंबर 1, process is adopted only in those places where mass production is required. ये प्रोसेस आपको कहाँ सिलेक्ट करनी चाहिए? जब आपको मास प्रोडक्शन चाहिए तब.
द ब्रोचिंग टूल इज मेड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब ओनली एंड कैन नॉट बी इजीली अडोप्टेड टू ए रेंज ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपका जो एक जॉब है उसी के लिए आपका एक टूल होता है, दूसरे जॉब के लिए दूसरा टूल होता है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको अगर 30 mm डायमीटर अपने ड्रिल किया हुआ है, 30 में से आपको अगर 35 मिलीमीटर का डायमीटर करना है, तो आपका जो ब्रोच टूल है वो इनिशियल जो सबसे छोटा टूथ है उसका जो साइज है वो 30 mm का होगा और सबसे बड़ा वाला जो होगा वो 35 मिलीमीटर का होगा। तो इसी के कारण ये जो टूल है सिर्फ आपको 30 to 35 mm करना है, उसी में आप यूज कर सकते हो। अगर आपको 30 में से 40 mm का डायमीटर इंक्रीज करना है तो ये टूल आप यूज नहीं करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि हर एक अलग अलग जॉब के लिए, अलग वर्कपीस के लिए आपको आपका टूल जो होता है वो अलग अलग रखना पड़ेगा। द ब्रोचिंग टूल इज मेड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब ओनली एंड कैन नॉट बी इजीली एडोप्टेड टू ए रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। सरफेस टू बी ब्रोच शुड नॉट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शन। आप जो भी सरफेस में आप ब्रोचिंग कर रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप ब्रोचिंग ऑपरेशन उसमें आप नहीं कर सकते। वर्कपीस टू बी ब्रोच should be rigid and strong to withstand heavy tool forces encountered during cutting operation। ये ब्रोच का ऑपरेशन होता है तब आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है या ड्यू टू द हैवी कटिंग फोर्सेस। तो आपका वर्कपीस है जो भी है उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो कटिंग फोर्सेस है वो विस्टैंड कर सके। The process of broaching is not recommended for removal of large amount of stock and short run job। छोटे साइज का और ज़्यादा मटेरियल रिमूवल के लिए ये प्रोसेस आपको एडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। All the elements of the broach surface must be parallel to the axis of the travel। मतलब आपका all the elements of the broach surface must be parallel to the axis of the travel। जितना जो मशीन जो है वो इस तरह से अलाइन होना चाहिए कि उसका जो एक्सिस है और ब्रोच का मूवमेंट का एक्सिस है वो दोनों पैरेलल होने चाहिए। ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रोच द एंटायर सरफेस ऑफ ए टेपर्ड होल। नेक्स्ट वन इज द ब्रोचिंग टूल। ये जैसे मैंने आपको एक टूल दिखाया है उसको हम ब्रोचिंग टूल बोलते हैं। जो आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो उसमें सबसे पहले एक पुल एंड है। पुल एंड मतलब वहां पे आपको टूल को पकड़ के खींचने का है। उसके नेक्स्ट में आता है वो फ्रंट पायलट होता है। देन आफ्टर देर आर नंबर ऑफ टीथ या टूथ। उसके बाद में आता है रियर पायलट। आगे वाले को फ्रंट पायलट बोलते हैं, लास्ट वाले तो राइट हैंड साइड वाले को रियर पायलट बोलते हैं। एंड सबसे लास्ट में दैट इज द फॉलोअर रेस्ट ग्रिप है। नीचे देखेंगे तो पुल एंड और फ्रंट पायलट तक की जो लेंथ है उसको शैंक लेंथ बोलते हैं। उसके बाद में जो टीथ वाला जितना एरिया है वो टीथ को 3 अलग अलग कैटेगरी में उसमें डिवाइड किया है। कौन सी है? फर्स्ट वन इज द रफिंग टीथ। मतलब जब होल में जो वो एंटर सबसे पहले जो थोड़े बहुत टीथ होते हैं ऑलमोस्ट 430 to 35% जो टीथ होते हैं वो रफिंग टीथ होते हैं। उसके बाद में अबाउट 15 to 20% जो टीथ होते हैं वो सेमी फिनिश टीथ होते हैं और लास्ट में जो बचते हैं वो 30-40% टीथ वो फिनिशिंग टीथ होते हैं। और लास्ट पोर्शन है टीथ, फिनिशिंग टीथ से बाद वाला पोर्शन है उसको रियर सपोर्ट बोलते हैं। अभी जो रफिंग टीथ और सेमी फिनिशिंग टीथ है वही एरिया को, वो जो एरिया में जितने टीथ आते हैं वही कटिंग टीथ कहलाता है। फिनिशिंग टीथ सिर्फ और सिर्फ जैसे ड्रिमिंग ऑपरेशन बोलते हैं ना कि ड्रिल में से आपको सिर्फ ड्रिल फिनिश करना है तो बहुत माइनर अमाउंट में वो मटेरियल रिमूवल करता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का जो टोटल लेंथ है उसको बोलते हैं टोटल ब्रोच लेंथ। ये है आपका ब्रोचिंग टूल।
ये भी ब्रोचिंग टूल ही है। उसमें जैसे हमने जो कटिंग टीथ वाला है उसको आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके इसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाले टीथ है उसका डायमीटर छोटा दिखाया है और राइट हैंड साइड में जो डायमीटर है वो प्रोग्रेसिवली बड़े होते जाते हैं। इस हिसाब से हमने यहाँ पे दिखाया है। ये भी एक अलग ब्रोचिंग टूल है। ये भी ब्रोचिंग टूल है। ये ब्रोचिंग टूल के शेप्स कैसे होते हैं वो दिखाया हुआ है। जैसे सबसे पहले वाला ए है तो वो स्क्वायर आपको होल कर किया हुआ है और स्क्वायर को एनलार्ज करना है तो ये उसका क्रॉस सेक्शन कैसे होता है वो दिखाया है। बी इज फॉर द राउंड वन, सी इज फॉर द सिंगल कीवे, डी इज द डबल कीवे, ई इज द स्प्लाइंस, एफ इज द हेक्सागोनल, जी फॉर द रेक्टेंगुलर, H for the double cut, I for the internal gear, J for the round and K for the helical groove। ये अलग अलग शेप के आपका ब्रोच टूल का हमने दिखाया हुआ है। ये जो ऊपर वाला जो ए में जो 4 अलग अलग फिगर है वो क्या है तो टिपिकल पार्ट्स मेड बाय इंटरनल ब्रोचिंग। इंटरनल ब्रोचिंग से हमने ये जो अलग अलग है वो बताया। जो फर्स्ट वन वाला है उसमें 2 साइड में आपको कीवे दिखेंगे, स्प्लाइंस दिखेंगे, इंटरनल हमने ये रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है और ये हेक्सागोनल बनाया हुआ है। बी क्या है तो पार्ट्स मेड बाय सरफेस ब्रोचिंग, मतलब सरफेस के बाहर वाला जो आपको पार्ट्स में मशीनिंग करना है वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड सी मतलब जो मशीन है दैट इज द वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन वो हमने दिखाया हुआ है। ब्रोचिंग टूल, ए ब्रोचिंग टूल और ए ब्रोचिंग टूल को ब्रोच भी बोलते हैं, इज एन elongated tool provided with a series of multiple teeth positioned in tandem in an arrangement whereby each successive tooth is slightly higher than its predecessor। मतलब जो टूथ गया उसके नेक्स्ट वाला जो टूथ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द ब्रोचिंग टूल आर शोन इन फिगर। जो आगे का हमने जो फिगर दिखाया था उसमें जो मेरे पार्ट्स अलग अलग बोले थे वो है। द फर्स्ट टीथ आर डिजाइन टू डू द हैवीएस्ट कटिंग एंड आर कॉल्ड द रफ टीथ। जैसे मैंने उस टाइप भी वो फिगर में समझाया था। नेक्स्ट आर द सेमी फिनिश टीथ विच आर फॉलोड बाय द फिनिश टीथ। द फिनिश टीथ आर रिजर्व फॉर फिनिशिंग ऑपरेशंस एंड नेवर डू एनी वर्क। मतलब वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ माइनर अमाउंट में मटेरियल रिमूव करते। देयरफॉर द फिनिश प्रोड्यूस इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड हाई एक्यूरेसी। द cut per tooth varies from a high limit 0.15 mm to as low as 0.01 millimeter। मतलब एक टूथ से आप 0.15 मिलीमीटर का सबसे ज़्यादा आप कट कर सकते हो या सबसे कम देखो तो 0.01 मिलीमीटर का कट भी कर सकते हो। कट पर टूथ इज यूजुअली बिटवीन 0.05 to 0.09 mm and cutting speed is between 0.1 to 0.4 meter per second. Since each successive teeth removes only a small amount of material and is in contact with the work only for a short time, the broaches can produce much more parts between two successive sharpening than either types of tool. It further contribute to the good finish and consistent high accuracy. It is normal to accept 2000 to 10,000 pieces to be produced between two successive sharpening। मतलब ये जो टूल है आप रिशार्प भी कर सकते हो और एक बार जो आपने रिशार्पिंग कर दिया उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द विच मटेरियल यू आर प्रोड्यूसिंग आप 2000 से 10,000 पीस यहाँ पे बना सकते हो। The introduction of carbide into the field of broaches within the last few years has materially increased its life
एक्सप्लेन्स। मतलब आप जो आपका ब्रोच का जो मटेरियल है उसमें कार्बाइड टूल्स का भी यूज़ करने का अभी शुरुआत हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया कि 2000 से 10,000 पीस से भी ज़्यादा आपको उसमें आपको लाइफ मिल सकती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए ब्रोच इज ए लॉन्ग एंड लेबरस वन। आपको ब्रोच बनाना है वो प्रोसेस बहुत लंबा और लेबरस वाला होता है, इन्वॉल्विंग सेवरल ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। वन रीजन फॉर दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड शेप ऑफ द ब्रोच एज कंपेयर विथ मोस्ट अदर कटिंग टूल्स। दूसरे मशीन के जो टूल है उससे ये जो ब्रोच टूल है उसका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि हर एक टीथ जो होता है वो अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। स्पेशल होल्डिंग फिक्सर्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन्स टू गिव द नेसेसरी difference in tooth heights. The angles involved in proper broach tooth design may be even more important than for other machining methods. Since a broach tooth must correctly curl the chip and carry it in the gullet for the full length of the cut before discharging it. Failure to do is a many mean a broken broach और स्कैटर्ड वर्क। अगर आप उसमें से चिप नहीं निकला तो क्या होगा कि एक टूथ ने जो चिप निकाला है तो नेक्स्ट टूथ वो चिप को आपका वर्कपीस के ऊपर घिसेगा। उसके कारण क्या होगा कि आपका जो वर्कपीस है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो आपका फिनिशिंग है वो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। द फेस एंगल of the tooth depends on the material to be cut and its hardness, toughness and ductility. Greater the ductility of the material, greater the required face angle. Approximate value of face angles for different material are given. कास्ट आयरन में आपका वर्कपीस है तो फेस एंगल 6 to 8 डिग्री रहेगा। हार्ड स्टील है उसमें 6 to 12 डिग्री रहेगा। माइल्ड स्टील है उसमें 15 to 20 डिग्री। एल्यूमिनियम है तो उसमें 10 डिग्री और ब्रास है तो उसमें -5 to +5 डिग्री आपका फेस एंगल रहेगा। The back of angle or clearance angle is chosen independent of the work material. It ensures good cutting conditions by reducing friction between tooth flank and machine surface. The pitch distance from one tooth to the next, मतलब pitch किसको बोलते हैं? एक टूथ से दूसरे टूथ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको pitch बोलते हैं। वो क्या डिटरमाइंस करता है? Pitch determines the length of the cut and chip thickness which a particular broach can handle. To determine the permissible length of cut, the following formula is often used. PTO मतलब नेक्स्ट पेज में आपका रहेगा। It is essential for certain length of the broaching tool to make contact with the work at all times so that proper alignment is achieved. Roughing teeth are provided with large pitch and finishing teeth are provided with fine pitch. मतलब रफिंग टीथ का जो पिच होता है, मतलब एक टूथ और दूसरे टूथ बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है और फिनिशिंग टूथ में जो उसका पिच होता है वो कम होता है। मतलब जो आपका एक टूथ और दूसरे टूथ के बीच का अंतर कम होता है। यूनिफॉर्म पिच इज फाउंड टू लीड टू चैटर। अगर रफिंग, सेमी फिनिश और फिनिश ये तीनों टीथ में अगर आपने पिच का अंतर सेम रखा है तो उसमें चैटरिंग या वाइब्रेशन हो सकता है। द रेडियस प्रोवाइड्स टूथ स्ट्रेंथ एंड असिस्ट कटिंग ऑफ द चिप्स ऑफ डक्टाइल मटेरियल। टूथ डेप्थ इज proportional to pitch and must be sufficient to accommodate chip. ये जो पिच का जो फॉर्मूला है वो दिखाया है।
pitch is equal to 1.25 to 1.5 root of length of cut in millimeter. ये इंटरनल प्लेन ब्रोचेस के लिए था. रोटरी कट ब्रोच के लिए दूसरा फिगर है. सरफेस ब्रोचेस के लिए तीसरा एक. जैसे मैंने पिच का बोला तो एक टूथ से दूसरे टूथ के बीच का डिस्टेंस. उसके बाद में थोड़ा फ्लैट एरिया होता है, उसको आप लैंड बोलते हैं. ये जो एक रेडियस दिखाया हुआ है और डेप्थ आगे दिखाया हुआ है और बैक ऑफ एंगल दिखाया हुआ है. ये ऊपर वाला जो ए वाला फिगर है उसमें एक चिप गुलेट है. चिप गुलेट क्या होता है कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं उसमें चिप्स आते जाते रहते हैं और वो गुलेट के अंदर आपका चिप रह जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो चिप आपका वर्कपीस के ऊपर रोल होगा और आपका वर्कपीस में स्क्रैचेस या उसमें अपना सरफेस फिनिश वो डिटोरिएट करता रहेगा. The length of the tooth or tooth thickness determines its strength. जितना लेंथ ज़्यादा है उतना टूथ का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है. It is usually less for light cuts than for heavier cuts. लाइट कट में कम होता है और हेवियर कट में ज़्यादा होता है. On cutting teeth, the entire length is usually relieved by back of clearance. It varies from 1 to 3.5 degree, being high or for rough teeth and small for fine teeth. The smaller the angle of clearance, lesser will be the loss broach when it is sharpened. For this reason, the finished teeth are provided. With a small amount of length, the difference in the height of successive teeth forms cut per tooth or rise per tooth. Rise per tooth depends upon shape of hole, size of hole, type of material being broached, and force available at the machine. Its value is of the order of 0.025 to 0.16 millimeter. The tooth gullet is the receptacle which holds the chip, which curls like a watch spring until it is discharged in the return stroke, and its shape may affect the curling of the chip. Shear cutting is produced when the teeth of the broach are at an angle 5 to 20 degree to the direction of travel of the broach. This provides a smooth cutting action, eliminates vibration and produces a finer finish than the straight teeth. The ratio of gullet area to chip cross section for surface broken is taken as 3 to 5 for roughing and 8 for finishing. The function of rear pilot on internal broaches is to support the last tooth as it leaves the work. If the pilot were omitted, it might be possible for the work or tool to strike to one side as soon as the last tooth leaves the hole, thus causing a bell-mounted hole or tearing of hole. For small holes, the pilot can be about 0.8 mm undersize. If extremely close tolerance are required on the hole size, the clearance can be reduced to 0.05 mm or even 0.03 mm depending on the rigidity with which the broach is held. On large diameters, this clearance can be increased considerably. If a tooth in a broach is broken, then the next tooth will experience a double load which may produce shock and break the entire tool. To avoid it, the broach should be retrapped to distribute the additional load over several teeth.
The given job decides the type of broach required, which determines the type and size broaching machines to be used. Best result cannot be obtained if broaching is attempted on workpieces which are too hard. Materials having hardness of 25 to 35 Rockwell C come in the practical range of broach. Below 12 HRC, the materials tend to tear and surface finish will be poor. Surface finish obtained on harder material is better than that of softer material. Broaching can be employed for materials up to harden of 35 HRC, but beyond that, its life is poor. Broaching load per tooth can be evaluated from the formula broaching force F is equal to CT multiplied by W, where T is equal to feed per tooth and W is the mean periphery of the tooth on an internal broach or the width of the broach surface.